आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 संसार पुस्तक। इसके लेखक हैं हुआ था 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तो उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखते थे, क्योंकि वो मसूरी में पढ़ाई करती थी और नेहरू जी इलाहाबाद में रहते थे। तो वो अपनी बेटियों को चिट्ठियाँ लिखते थे और उसमें उन्हें अनेक प्रकार की ज्ञानप्रद बातें बताया करते थे। वो बताते थे कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। वे चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। बच्चा उन्हें पढ़कर ये जानने की कोशिश करता है कि वाकई में पृथ्वी का अस्तित्व कैसे आया, उसकी शुरुआत कैसे हुई। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। नेहरू जी ने जितने भी इंदिरा जी को जो चिट्ठियाँ लिखी थी वो एक पुस्तक में संकलित है और उस पुस्तक का नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम। और उसी पुस्तक एक छोटा सा भाग है संसार पुस्तक है, जो आज हमारा चैप्टर है, हमारा पाठ है। इसी पुस्तक से सवार लिया गया है ये पाठ। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया था। संसार पुस्तक लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, तो हम उस तरह से बातचीत नहीं कर सकते आमने सामने बैठ कर। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी मैं तुम्हें इस दुनिया की उन छोटे बड़े देशों की जिस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है। क्योंकि इंग्लैंड है जो छोटा देश है, लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। उनके बारे में जानना होगा। जो इस दुनिया में बसी हुई जितनी भी जातियां हैं उनके बारे में तुम्हें जानना होगा। केवल उस छोटे से देश का नहीं जिससे में तुम पैदा हुई हो, कि बस इस दुनिया को जानने के लिए तुम उस देश का ही हाल जानो जिसमें तुम पैदा हुई हो। कि तुम सिर्फ हिंदुस्तान में पैदा हुई है तो हिंदुस्तान के बारे में जानो तो तुम दुनिया के बारे में जान जाओगे। ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हें इस देश के, इस दुनिया के जितने भी छोटे बड़े देश हैं उन सब के बारे में जानना जरूरी है। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में मैं थोड़ी थोड़ी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम बड़े शौक से पढ़ोगी, समझोगी कि दुनिया एक है। दूसरे लोग जिसमें आबाद जो रहते हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले इस धरती पर सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई भी जानदार, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। आज इस दुनिया में हर तरह का जानवर और हर तरह का इंसान है। तो इस दुनिया में इस समय में उस समय का ख्याल करना, उस समय को सोचना ही बहुत मुश्किल है कि जब इस दुनिया में या इस धरती पर कोई नहीं था, ना मनुष्य थे ना जानवर थे।
लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी, बहुत गर्म थी, एक आग का गोला थी और इस पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा जब इस धरती पर कोई नहीं था। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो ये सब चीज़ें, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ, तो किताबें कौन लिखता? नेहरू जी बताते हैं कि उस समय तो कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, तो किताबें कौन लिखता? तो फिर हमें उस ज़माने का इतिहास कैसे मालूम होता? क्योंकि पहले तो ये धरती सिर्फ आग का गोला थी, फिर इसमें धीरे धीरे जानवर, फिर मनुष्यों का हुए, और आज ये धरती पूरी तरह से हर प्रकार के जानवर और इंसानों से जब सिर्फ जानवर थे या फिर उन जानवरों से पहले कोई नहीं था, तब कौन किताब लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो हो ही नहीं सकता कि हम बैठे बैठे सोच निकालें कि ऐसा हुआ होगा या फिर ऐसा हुआ होगा। ये बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं, क्योंकि हम सुंदर परियों की कहानियाँ भी तो खुद ही बना लेते हैं ना। उसी प्रकार अगर हम सोच ले कि ऐसा हुआ होगा तो ये तो गलत है। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक नहीं हो सकती। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको पढ़कर, जिनको समझकर हम उस ज़माने की बातों को समझ सकते हैं, जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और भी इसी तरह की और भी कितनी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। हम जान सकते हैं कि इन चीज़ों को समझकर, पढ़कर हम जान सकते हैं कि पहले दुनिया कैसी रही होगी। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी इस संसार को समझें, संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़ी दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितनी मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा, एक पत्थर का टुकड़ा जो सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ है, देखती होगी तुम, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, कि संसार रूपी जो पुस्तक है उसका एक छोटा सा पेज हो। शायद तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, लेकिन वो छोटा सा टुकड़ा भी तुम्हें बहुत सारी बातें सिखा सकता है। लेकिन शर्त सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें हम पुस्तक में नहीं पढ़ सकते, लेकिन संसार में ऐसी चीज़ों को देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि हमें उन्हें पढ़ना आना चाहिए, हमें उन्हें समझना आना चाहिए। कोई भी जवान, कोई भी भाषा, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी भाषा को सीखने के लिए उसके अक्षर सीखने ज़रूरी हैं, अल्फ़ाबेट सीखने ज़रूरी है। उसी तरह प्रकृति को सीखने के लिए भी उसके अक्षरों को पढ़ना जरूरी है, और उसके अक्षर हैं उसके चारों तरफ, पत्थर, कंकर, नदियाँ, पहाड़, पेड़, फूल, पत्ते, ये सब उसके अक्षर हैं, उनको समझना होगा। अब तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम्हें कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा दिखती हो, नेहरू जी लिखते हैं कि जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, रोड़ा है पत्थर का टुकड़ा देखती हो, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? ये कैसे गोल हुआ, कैसे चिकना हुआ, इतना चमकीला कैसे हुआ? उसके खुरदरे किनारे और कोने क्या हो गए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो उसका हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होता है। फिर ये गोल और चमकीला किस तरह से हो गया? ये सब, फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वो चमकीला और
चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें भी किनारे और कोने थे। जैसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, दामन में पहाड़ के नीचे पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाला, इस पहाड़ से निकला हुआ छोटा नाला उसे ढकेल कर धक्का मारते हुए एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। एक नदी में, एक छोटी नदी में उसे पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा, इस छोटी सी नदी से वह बड़ी नदी में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में उसके नीचे लुढ़कता रहा, जिससे उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने, वो खुरदरा है ना, नुकीला पत्थर इस प्रकार घिसते घिसते चमकीला और गोल बन गया। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उससे और आगे ले जाता तो वह और छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा, बालू का एक कण बन जाता, जिसको हम बजरी बोलते। समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरोंदे बनाते, घर बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। कि इस प्रकृति की, इस दुनिया की हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखा सकती है। बस हमें सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम जो ज्ञान है वो हमें इसको जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था और अंग्रेजी से इसका अनुवाद किया था मुंशी प्रेमचंद।